नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए, इसका परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होगा वही वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, वह अनंत में स्थित है। ठीक है, उसको इस एक वैद्युत क्षेत्र ई है। इस वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र में जो लाने में किया गया कार्य होगा वही वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ क्या करेंगे, पहले इस फिगर को समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। यह वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर नहीं है, पहले यह अनंत में है, अनंत इनफाइनाइट पे है। फिर हमने क्या किया, इस इनफाइनाइट से इस वैद्युत द्विध्रुव को ई वैद्युत क्षेत्र वाले क्षेत्र में लेकर, वैद्युत क्षेत्र ई वाले क्षेत्र में हमने लेकर आया। देखिए यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा इधर है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम इनफाइनाइट से वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आएंगे तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वह वैद्युत क्षेत्र के समांतर होनी चाहिए। यह एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी वह वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर होगी। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा -q से +q की तरफ होती है, और -q और +q के बीच की दूरी हमेशा 2l रहती है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो वहाँ पर 2a लिखा होगा, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि जब यहाँ पर अनंत में था तो इसको अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है वह कितना होगा। तो आप देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, -q से +q की दूरी क्या है, 2l है। तो जब यह इनफाइनाइट में रहा होगा तो यहाँ पर -q यहाँ पर रहा होगा, मान लीजिए इनफाइनाइट है तो यहाँ पर -q रहा होगा और यहाँ पर +q रहा होगा। तो जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2l। ये जहाँ पर भी लेकर जाए, कहीं भी लेकर जाएंगे तो देखिए जो -q आवेश है वह हमेशा +q आवेश से 2l ज़्यादा दूरी तय करेगा। जैसे किसी क्लास में कोई बच्चा है, उसको 10 तक का पहाड़ा याद है, और कोई एक और बच्चा है जिसको 5 तक का पहाड़ा याद है। अब अगर बोल दिया जाए दोनों को 20 तक का पहाड़ा याद करने के लिए, तो जिसको 10 तक का पहाड़ा याद होगा उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, उसको केवल 10 ही और याद करना पड़ेगा। तो जिसको 5 तक का याद रहेगा उसको 15 याद करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है। देखिए इसको 15 याद करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए +q है और यह -q है, तो इसको कम कार्य करना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है। वही यहाँ पर है, इसको कम दूरी तय करनी पड़ रही है और इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। बस सिंपल से यही समझना है कि किसको कम और किसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ा है। जिसको ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम लेकर चलेंगे। तो देखिए कार्य किसको ज़्यादा करना पड़ रहा है, +q आवेश को। तो सबसे पहले प्रूफ करने से पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना कि एक -q वो +q आवेश का एक वैद्युत द्विध्रुव है जो 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इसको उसके बाद लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र E, जो वैद्युत क्षेत्र E है उसमें हम लाएंगे, वह भी वैद्युत क्षेत्र के समांतर, और जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बराबर ही होगी, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के तरफ होगी। तब फिर लिखेंगे कि जो +q आवेश है वह -q आवेश से
2l की जो दूरी है वो कम चल रही है, या फिर हम लिखेंगे कि माइनस क्यू जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश से 2l दूरी ज़्यादा तय कर रही है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र ई, फिर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, फिर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र द्वारा नेट, नेट माने पूरा जो किया गया कार्य होगा, नेट कार्य क्या होगा। देखिए हम बोले हैं कार्य किस पर निकालना है, माइनस क्यू आवेश पर। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू आवेश ज़्यादा कार्य में करना पड़े। जैसे किसी क्लास में जब जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, टीचर उसी पर ध्यान देते हैं, और जो तेज होता है वैसे ही पढ़ता चला जाता है। वही काम यहाँ पर करेंगे। तो लिखेंगे क्या, आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश पर क्या बल लग रहा है, देखिए इस पर माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर बल इस साइड लगेगा, और प्लस क्यू, आप जानते हैं हमेशा प्लस क्यू आवेश की पर लगने वाला जो बल की दिशा होता है वो हमेशा क्षेत्र की दिशा की तरफ होता है, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो हमेशा क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। यह हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए माइनस क्यू आवेश द्वारा, माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वह क्या होगा, और गुणे जो माइनस क्यू आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है F/Q। यहाँ पर Q क्या है, माइनस क्यू ले लिए, और यह निकालना है तो यह हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा, और दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा 2l। देखिए यहाँ पर हम चिन्ह के साथ लिखेंगे, चिन्ह के साथ ही लिखेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कौन सा ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पर हम प्लस क्यू कर दें, यहाँ पर माइनस क्यू कर दें, तब क्या होगा, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अब तो देखिए अब यहाँ पर नेट कार्य क्या होगा, W जो बल कितना लग रहा है माइनस क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी क्या है 2l है। अब पूरा क्या हो जाएगा माइनस 2ql इंटू ई। अब यहाँ पर देखिए आप जानते हैं 2ql बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। ये हो जाएगा माइनस P इंटू ई, यही क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W होगा। ठीक है, यही क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य W होगा। आप जानते हैं हमने बात क्या करा है, स्थिति ऊर्जा। आप जानते हैं जो किया गया कार्य होता है वह हमेशा स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा, जो किया गया कार्य होता है वह हमेशा स्थिति ऊर्जा U के बराबर होता है। U बराबर हो जाएगा माइनस P इंटू ई, यह हमेशा इसके बराबर होगा। लेकिन आप जानते हैं यह वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर है तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। तो यहाँ पर हम U को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, U को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। यह कब करेंगे, U को 0 से कब करेंगे, जब ये इसके समांतर होगा। जब ये इसके समांतर नहीं होगा तो मान लीजिए 90 डिग्री पर होगा तो U 90 कर लेंगे, U 80 होगा तो U 180 कर लेंगे। यही हमें करना होगा। ठीक है, तो देखिए जब इतना निकल जाएगा, आप जानते हैं अभी देखिए यह जो निकला है फार्मूला, यही जो होगा हमारा अस्थाई संतुलन होगा। अस्थाई संतुलन होगा, अस्थाई संतुलन। यह जो फार्मूला निकल कर आया है यह अस्थाई संतुलन होगा। अब देखिए अस्थाई संतुलन होता क्या है, जब ध्यान दीजिएगा, जब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान होती है उसे अस्थाई संतुलन कहते हैं। अब अस्थाई संतुलन और एक होता है अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन का मतलब होगा, आप सिंपल से ही समझ जाइए कि जब दिशा होती है तो अस्थाई संतुलन होता है, जब विपरीत दिशा में होगा तो अस्थाई संतुलन होगा। तो विपरीत दिशा में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं विपरीत लाने के लिए हमें यह पूरा मोड़ देना पड़ेगा। जब इसको हम पूरा मोड़ देंगे तो देखिए प्लस क्यू इधर आ जाएगा
और माइनस क्यू इधर आ जाएगा, और आ जाएगा। जब ये दोनों की दिशा चेंज हो जाएगी तो हमेशा वैद्युत द्विध्रुव की भी दिशा चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहीं से आप कंफर्म हो जाइए कि जब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत होता है तो वहाँ पर अस्थायी संतुलन होता है। ठीक है, हालांकि यह इसे हमें कुछ जब विशेष पॉइंट में पढ़ना है, अगले अभी कुछ ही मिनटों में पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को ही अस्थायी संतुलन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है, समांतर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमने इतना निकाल लिया u नॉट बराबर w बराबर माइनस पी। अब कोई आप ही में से कमेंट करके बोले कि भैया अगर ये समांतर है तो इसके लिए तो यह हो गया, लेकिन अगर इसको हम किसी एंगल पर घुमा दें, ध्यान दीजिए किसी एंगल पे, यह आपने नहीं बोला है कि 90 डिग्री या 180 डिग्री या 120 डिग्री एंगल, किसी भी एंगल पे, मान लीजिए हमने थीटा एंगल पे इसको घुमा दिया, थीटा एंगल पे हम घुमा देंगे, तो आपने पिछले ही वीडियो में पढ़ा है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा एंगल पर घुमाया जाता है तो तब किया गया कार्य होता है PE1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू जैसे जैसे रखते हैं वहाँ पर किया गया कार्य निकल जाता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे यदि द्विध्रुव को थीटा एंगल या फिर आप लिख सकते हैं थीटा कोण पर घुमाया जाए तब किया गया कार्य। ठीक है, तो देखिए जब इसको थीटा एंगल पर घुमाया जाएगा तो जो किया गया कार्य होगा यह होगा। आप जानते हैं कैसे? ऐसे ही है। देखिए यहाँ पर हमने दो ही वैद्युत क्षेत्र की रेखा खींची है, लेकिन ऐसा नहीं, कई सारे ऐसे रेखे हैं। बस इसको हम क्या करेंगे, ऐसे थीटा एंगल पे इसको ऐसे कर देंगे, और जो एंगल बनेगा यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और जो एंगल बनेगा वह थीटा बनेगा। तब जो किया गया कार्य W होगा वह होता है PE1 माइनस कॉस थीटा। यह पिछले वीडियो में है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को दो कार्य मिल गया, एक कार्य जब समांतर है तब उसके लिए, और दूसरा कार्य है जब वह थीटा एंगल पर घुमाया गया। तो अब लिखेंगे किया गया कुल कार्य, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पर हम u थीटा लिख देंगे। u थीटा क्यों लिखेंगे? क्योंकि वहाँ पर आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें जो किया गया कार्य होगा वह दोनों कार्यों के योग के बराबर होगा। तो इसको और इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो u थीटा बराबर आ जाएगा u0 प्लस w, u0 की वैल्यू है माइनस PE प्लस PE1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा आएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, माइनस PE और प्लस PE कट जा रहा है और निकल कर क्या आ रहा है, देखिए निकल कर आ रहा है जो u थीटा होगा वह बराबर होगा माइनस PE कॉस थीटा। यही हमारा फार्मूला निकल कर आ गया है। अब इसी फार्मूले को रखकर जितनी भी स्थितियां बनेंगी उसको हम लिख सकते हैं। जैसे इसकी स्थिति मान लीजिए पहला स्थिति यह हो गया कि यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, तब अभी देखिए निकालेंगे तो यही फार्मूला आएगा। कैसे? देखिए u थीटा बराबर माइनस PE और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और PE बराबर क्या आ जाएगा, तब हो जाएगा u थीटा बराबर माइनस P। यह पहला कंडीशन, और इसी को हम बोलते हैं अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन कब होता है? जब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही समान होती है। और दूसरा मान लीजिए थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री पे यू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, बराबर आ जाएगा 0। और देखिए थर्ड कंडीशन कब बन रहा है, थर्ड कंडीशन जब थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो यू थीटा बराबर माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो देखिए -1 और माइनस पी बराबर हो जाएगा पी ई। इसको बोलते हैं अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन मतलब जब दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के क्या हों, विपरीत होती हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संधारित्र। हमारा वैद्युत विभव का जो जितना भी टॉपिक था आज हम लोगों का खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे संधारित्र क्या होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।